नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। यह हमारी संविधान की पहली क्लास होगी। संविधान के जो भी अलग-अलग टॉपिक हैं वो एक-एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे दो फोकस होंगे। पहला फोकस होगा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना। मैं कोशिश करूंगा कि आप किसी भी चीज को समझो तो वो याद करने में आसान होगा। दूसरी चीज होगी कि देखिए किताब बहुत है संविधान, आप किताबों से भी पढ़िए और सब में वही चीज दी है। हम लोग थोड़ा-सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैं खुद संविधान का विद्यार्थी हूँ, संविधान पढ़ता हूँ, संविधान पढ़ता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले संविधान किया जाए। जनरली मेरा ये अप्रोच रहता है कि किसी भी चीज़ को कम समय में पढ़ाऊँ, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई, अभी ऐसा आपको समय की भी दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आराम से धीरे-धीरे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। एक-एक विषय जैसे हम संविधान से शुरू करेंगे, भूगोल में जाएँगे, ऐसे करके पढ़ने का। अब ये जो पहली क्लास है, ये बताती है कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। तो आपको एक कहानी पता रहना चाहिए कि यार भारत में संविधान बन क्यों रहा? तो संविधान बनाने वाले थे अंग्रेज। अब आपको पता होगा कि यूरोप था, यूरोप में बहुत सारी शक्तियाँ थी, यूरोप में ब्रिटेन था, फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल था और ये सब भारत के साथ व्यापार कर फिर क्या हुआ कि यहाँ पे अरब आ गए बीच में और ये व्यापार करना नहीं देते थे जमीन के द्वारा। तो अब इनके अंदर ये होड़ मच गई कि यार अब हम समुद्र से भारत जाते हैं। तो स्पेन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था, को पता है, कोलंबस। उसको लगा कि भारत, क्योंकि दुनिया गोल है, तो मैं इधर से जाता हूँ, भारत ही मिलेगा। तो इधर से गया और उसको पता लगा कि यहाँ अमेरिका है। अमेरिका में कत्लेआम मचाई, अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग थे, रेड इंडियन, उनको मारे, खत्म किए और उसके बाद फिर वहां जाके बस एक दूसरा व्यक्ति था जो पुर्तगाल का था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वो इधर आया, अफ्रीका के गुड कैप ऑफ गुड होप में गया और फिर भारत के कलकत्ता, केरल के कालीकट बंदरगाह में, और वो भारत पहुंचा और उसका मेन था व्यापार करना यहाँ से। वो फिर सामान था, 3 बार आया वास्को डिगामा, सामान वामान खरीदा और ले जाके फिर वो फिर से अपने यूरोप में बेचा और उसको ठीक ठाक प्रॉफिट। ऐसा समझो कि 1 रुपए का अगर सामान खरीद रहा है वो, तो कई गुना उसको फायदा मिला। इसीलिए दोबारा आया, तिबारा आया। और जब उसको फायदा मिलने लगा तो बाकी लोग भी भारत आने लगे। मतलब प्योरली ये व्यापार करने आ गए। अब जब बाकी लोग आने लगे, सबसे पहले पुर्तगाल आया, फिर डच आए, फिर ब्रिटेन वाले आए, फिर इस आए, फिर सबसे आखिरी में फ्रेंच आए। और जब ये आने लगे और व्यापार करने लगे, फिर धीरे से अंग्रेजों में भी कौन आया? तो अंग्रेज में, ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटेन की सरकार नहीं आई, एक कंपनी आई जो ब्रिटेन के सरकार को बोली कि भाई हमको ना आप अधिकार दो कि केवल हम ही भारत में व्यापार करेंगे, आप और किसी कंपनी को ये अधिकार नहीं दो। तो कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन की थी, सरकार की थी। ऐसा कुछ नहीं। जैसे भारत में अलग अलग कंपनी है ना, टाटा, रिलायंस, ये वो, वैसे उनकी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारी टाटा कंपनी मान लो बोल दे भारत सरकार को कि हम ही नेपाल में व्यापार करेंगे और किसी को मत आने देना, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से परमिशन ले ली कि केवल हम ही व्यापार। तो ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने। एक, हमको ये इतिहास का भी तरीका है ना, हमको ये पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज, भारत जो इतनी प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, हमारा जो लोहा है गुप्त काल का, अभी तक जंग नहीं लगी, लौ स्तंभ। तब अंग्रेज ना कपड़ा पहनना नहीं सीखे थे, ऐसे ही घूमते थे वो, और वो आके हमारी खोज कर लेंगे, यूरोपी। तो भारत समृद्ध सभ्यता है, भारत सोने की चिड़िया है, भारत से ये सामान ले जाते थे, बदले में सोना देते थे कि हम सोने की चिड़िया। मुगल काल तक दुनिया का 1/3 व्यापार भारत का था। तब इतना हिस्सा था जो अंग्रेजों के जाने के बाद 2% बचा। तो भारत एक समृद्ध देश था और ये जो वास्को डिगामा था, ये भारत आने के एक रास्ते को खोजा था। ये कुछ नहीं है कि ये भारत को खोज लिया था।
तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे मैं खोज किया, ऐसा नहीं होता। हम पढ़ते हैं कि कौटिल्य जो था भारत का शेक्सपियर था भाई। मतलब हम ये पढ़ते हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। ऐसा कुछ थोड़ी है, कालिदास शेक्सपियर से बहुत पहले थे और बहुत विद्वान थे। हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। भाई नेपोलियन हार गया था, समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। तो हम क्यों इसको भारत का नेपोलियन बोले, हम बोले ना कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। तो इतिहास को भी ना पढ़ने का नजरिया बदलना, इसी को बदलना पड़ेगा। तो ये एक कंपनी थी। मैं इतनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब आप एक समझोगे ना, तो आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, फिर ये क्यों। इसलिए इतनी कहानी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, भारत को लूटने आई। अब जब ये लूटते थे तो यहाँ के जो राजा थे छोटे मोटे, इनको मना कर देते थे यार। ये जैसे सिराजुद्दौला था, ये गया कंपनी वालों को पकड़ के बंद कर दिया। ब्लैक होल की घटना बोलते, सब मर गए, कुछ बचे। यहाँ के राजा परेशान कर दिए, वहां के राजा परेशान। ये राजा आपस में लड़ते रहते थे। कंपनी को लगा यार व्यापार करना है, छोटे छोटे राजा इनको आपस में लड़ा के हम ही राज करने लगते हैं। तो कंपनी फिर धीरे धीरे फूटो, तब फूट डालने की नीति करने लगी कि बांटो और राज करो। अब क्या है कि जब कंपनी यहाँ से लूट लूट के ले जाने लगी, समझ रहे, पैसा तो खूब लूट रही, भारत में तो अपार संभावनाएं है, व्यापार कर रही, बाकी चीजें कर रही। और बाकी जो कंपनियां, ब्रिटेन में तो और कंपनियां है ना, मान लो ये एक कंपनी है तो बाकी कंपनियों में नहीं लगेगा। और इसके अलावा इनका राजा भी है, ये संसद भी है। संसद को नहीं लगेगा कि यार ये जाके इतना लूट रहे हैं, हमको कुछ हिस्सा ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ का जैसे एक गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बोलते हैं 10-12 जहाज भर के सोना ले गया। और ये ले जाते थे और बोलते थे हमको तो गिफ्ट मिला है। अब क्या बोलोगे, बोलते थे हम तो निजी व्यापार किए इसलिए मिला। ये ना झूठ बोल बोल के भारत से पूरा लूट के अपना ले जाते थे, तो ऊपर मुकदमा चलाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वहां की सरकार थी, वहां की संसद थी, उनको ये लगा कि यार पहली चीज तो इनको रेगुलेट किया जाए। ये मनमर्जी क्यों कर सकते हैं, हमारी संसद है, हम कुछ तो कंट्रोल। शुरू में इनको लगा कि ऐसी भारत है यार, थोड़ा मोड़ा दो चार लोग करेंगे। जब ये देखे कि इतना कमा रहे हैं, तो लगा पहले तो रेगुलेट करें, फिर धीरे से कब्जा कर लेंगे। इसीलिए फिर ये एक्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए था कि धीरे धीरे कंपनी पे शिकंजा कसें और धीरे से कंपनी से हम खुद कब्जा करें। मतलब सब तो स्वार्थी हैं। धीरे धीरे वहां के जो बाकी कंपनियां, वो बोलने लगी यार हम भी लूटेंगे, भी लूटेंगे। ये क्यों लूटोगे, आगे चल के आप देखोगे चार्टर एक्ट आएगा 1813 का, और वो ये बोलेगा कि भाई बाकी को भी लूटने दो। तब बिल्कुल प्योर इन लोग चल रहे हैं ना। तेरा के चार्टर एक्ट में होगा कि बाकी को भी लूटने दो, तुम ही बस क्यों लूटोगे। क्या कंपनी बोली कि भैया चाहे थोड़ा ज्यादा फायदा होता है, चीन से ज्यादा फायदा होता है, चाहे चीन हमको लूटने दो, एकाधिकार रहने दो, उसमें बस हम ही लूटेंगे, बाकी में सब लूटे। फिर 33 आया, 1833। तो ब्रिटेन की सरकार बोली अब बेटा चाहे चीन भी बहुत हो गया, तुम सरकार संभालो। हम ये व्यापार कर रहे हैं, सरकार नहीं संभाल पा रहे, और बाकी को व्यापार कर ले। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोले कि अब तुम सरकार देखो, तुम्हारा कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहेगा और बाकी कंपनियां व्यापार करेंगी। फिर आगे चल के होता है 53 का एक्ट आता है, जिसमें बोलते हैं कि यार तुम इतने बड़े भारत में राज्य कर रहे, फिर वहीं के लोगों को नियुक्त करो, सिविल सेवा में लाओ। 57 में फिर क्रांति हो जाती है। 58 का एक्ट क्या बोलेगा कि तुमसे ना हो पाएगा, अब हम करेंगे, कंपनी का शासन खत्म कर देंगे और ब्रिटिश सरकार का शासन आ जाएगा। ये पूरी कहानी है, मैं इसलिए आपको एक कहानी सुन, तो अपन एक एक करके देख और समझ यार कौन सा एक्ट आया, कब आया, कैसे आया। जो पहला एक्ट आया वो आया 1773 में। और पहली बार जो ब्रिटेन की संसद थी, वो बोली कि हम कंपनी का जो प्रशासन है, शुरू में इनको लगा था कि ऐसे छोटा मोटा देश होगा भारत, थोड़ा मोड़ा ये लूटेंगे, इनसे क्या लेंगे। जब ये देखे कि भाई एक एक आदमी जहाज भर भर के ला रहा है, फिर इनको लगा नहीं, इन पर नियंत्रण जरूर। अलची तो हर एक आदमी है। तो इसीलिए एक्ट आया था। रेगुलेट मतलब ये होता है कि हम तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करेंगे।
इसके अलावा इनको लगा कि यार ये छोटे-छोटे एरिया बना के रखें। अब भारत है, भारत का ये अलग-अलग, ये बम्बई अलग है, मद्रास अलग है, कलकत्ता अलग है। ये बोले कि कलकत्ता को सेंटर बना दो और ये बम्बई और मद्रास को कलकत्ता के अंडर ले आओ। फिर बोले कि यार गवर्नर जनरल ही सब कर रहा है, बोले 3-4 हमारे भी आदमी रहना चाहिए। तो गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य टीम बना दी। तब ये सब का था, यहाँ जो बैठे थे कंपनी में तो बहुत सारे हिस्सेदार रहते ना, जिनमें बैठे थे वो बोले यार गवर्नर जनरल एक आदमी सब थोड़ी कर लेगा, कंट्रोल करने के लिए 4 सदस्य। आगे फिर मजा आएगा, 4 में क्या होता था, 2 इधर हो जाते थे, 2 उधर हो जाते थे। तो लगा यार फिर क्या फायदा, बोले इस 4 को 3 करो, तब तो बहुमत आएगा। के अलावा बोले कि यार न्याय भी देना जरूरी है। अब क्या हो रहा था, ब्रिटेन वाले भारत के किसानों का खेत लूट, जमीन लूट रहे थे। फिर उनको क्रांति ना हो तो उनको दिखाना था कि तुम कोर्ट चल दो, तो इसलिए उनको ये भी दिखाना था कि हम कानून का शासन लाए। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था ना, कि फिर ये लूटते खूब थे गवर्नर गवर्नर, और बोलते थे कि हमको तो निजी व्यापार से मिला है, हमको तो उपहार में मिला है। तो बोले बेटा तुम जो भी निजी व्यापार करोगे, तुम जो भी उपहार करोगे, उसमें तुम ना तो रिश्वत ले सकते, ना उपहार ले सकते, ना निजी व्यापार कर सकते। और जो व्यापार करोगे पूरी सूचनाएं क्राउन को दो। क्राउन मतलब होता है राजा। और इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जो ब्रिटेन में रहता था, उसका नियंत्रण बढ़ गया। कि मेन हुआ कि यार ये कंपनी के जो मेन मेन लोग हैं ये इतना क्यों लूट रहे हैं, हम भी कुछ लूटे, हमको भी कुछ मिले। एक्ट आया तो एक्ट में कुछ कमियां थी। एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो लगा यार कुछ चीजें होना चाहिए, हमारे जो ब्रिटेन के लोग हैं राजनीतिक मामले में भी इनका हस्तक्षेप रहना चाहिए। एक संस्था बनाए जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापारिक मामले में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक मामले में। और इस प्रकार वैध सा और कंपनी के जो भी अधीन क्षेत्र थे, इनको ब्रिटेन वाले बोले ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। देख रहे लालच इनका। अभी तो कंपनी गई थी हमारी टाटा कंपनी कुछ व्यापार करने जाएगी, हम बोलेंगे वो भारत का है, लेकिन ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। और कंपनी पे पूर्ण नियंत्रण। इनको लगा यार ये कंपनी वाले हैं, तो ठीक ठाक कोई पैसा दे दे गए बेच के चल देंगे भारत, इनको क्या पड़ी है। भाई कोई दे दे, आज के जमाने में किसी को 1000-100 करोड़ दे दे तो बेच देंगे, स्पेन को बेच देंगे। बोले अब ये तुम्हारा नहीं है, हमारा है, सरकार का है। ये जो 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल के, तो घटा के 3 कर। 1813 का आता है चार्टर एक। अब मैं वही बता रहा था ना कि वहाँ की जो बाकी कंपनी, इनमें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक है, बाकी जो कंपनियां हैं वो रोने लगी कि हमको भी लूटना है, हमको भी लूटना है। तो ब्रिटेन की सरकार बोली बात है यार, सब लूटे, एक लूटेगा। तो बोले कि भाई ये जो तुमको एकाधिकार दे के रखे हैं ईस्ट इंडिया, अब हम तुमसे छीन रहे हैं। कंपनी आप छीन लेना, चाय और चीन छोड़, को लूटने दो अच्छे से, चाय में कमाने दो, बाकी में खत्म कर। 1813 में चाय और चीन के अलावा बाकी सब में एकाधिकार खत्म कर दिया। दूसरा इनको लगा कि अब जब ब्रिटिश सरकार आ गई तो उनको भाई चाहिए ना, क्लर्क तो चाहिए। पूरे अंग्रेज थोड़ी आ जाएंगे यहाँ क्लर्की करने, अंग्रेज आएंगे क्या। तो वो बोले यार शिक्षा इच्छा का प्रसार करो, फिर क्लर्क बनाएंगे, साहित्य पढ़ाओ इनको। तो शिक्षा और साहित्य पे 1 लाख रुपए खर्च, तो खर्च करें। इसी समय ईसाई मिशनरी को छूट। तो आप देखते हैं हमारे जो जसपुर बाकी एरिया है जहाँ पे बाय हमारे जो हिंदू भाई बंधु ईसाई बनाए। ईसाई मिशनरी इसी समय आई, इसने जाके भारत का ईसाईकरण करने की, को लगा कि यार ज्यादा से ज्यादा अगर ईसाई बन जाएंगे तो अच्छा है हमारे लिए। ईसाई मिशनरी इस समय छूट, खुली छूट आ गई, अलग अलग उनके संत आने लगे कन्वर्ट करने के। भारतीय व्यापार सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, ये तो अपन देखें। और कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि तुम अभी 13 तक है,
13 से 20 साल तुम और देख लो, तब 33 तक रहेगा, 33 में फिर बताएंगे। ब्रिटिश क्षेत्र की जो संवैधानिक स्थिति तो स्पष्ट। अब अगला एक्ट आता है 33 का। 33 के एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर, और इसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और यही भारत का पहला गवर्नर था, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। केंद्रीकरण कर दिया गया, भारत कर दिए, मतलब कानून बनाने की, एक बजट होगा पूरे देश में, कर दिए। गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय परिषद थी, अपन देखे तो उसमें एक चौथा सदस्य जोड़े, कानूनी सदस्य, और उसका नाम था मैकाले। का आप खूब नाम सुने। इसका काम था भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना, भारत में न्याय व्यवस्था को बर्बाद करना या न्याय व्यवस्था लाना, इनके सब ये मैकाले आया। दास प्रथा खत्म करने की बात हुई और 43 में एलन बरो खत्म किया। कंपनी जो अभी तक बोल रही थी कि चाय और चीन छोड़ दो, चाय चीन भी उनसे बोला गया बेटा तुम व्यापार मत करो, तुम शासन करो, और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः खत्म। भारतीय कानून के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग आया, फिर वही मैकाले सी। फिर 20 साल दिए तो 1853 का चार्टर एक। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए कि काम करेंगे। और मतलब समझो प्रशासनिक कार्य के लिए 6 सदस्य रहेंगे, और जब विधायी करेंगे तो प्लस 6 और आ जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे विधायी के लिए, और कार्यकारी के लिए, प्रशासनिक के लिए 6 ही रहेंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की बात हुई कि कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। और विधायी में जो ये 6 लोग रहेंगे, 2 जज होंगे, एक बंगाल से, एक मद्रास से, एक बंबई से, एक आगरा से। समझ रहे, विधायी में 6 एक्स्ट्रा रहेंगे, ये यहाँ से। और संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान स्थापना हुई, मतलब विधायिका बनी। अब 57 की क्रांति हो गई, 58 में कंपनी का शासन खत्म करके क्राउन ने, राजा ने खुद ले लिया, और जो भी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये सब हटा दिए, पूरा सिस्टम हटा दिए, और वो ले आए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब भारत सचिव। जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल, एक मंत्री बना दिए भारत मंत्री या भारत सचिव। ये जो अंग्रेजों का ही, अंग्रेज सरकार का एक मंत्री था भारत सचिव, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद बना दी, भारत परिषद। 15 सदस्य में आधे लोग कम से कम 10 साल भारत में सेवा दिए हो तो दिया जाता था। इनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। और क्योंकि ये मंत्रिमंडल का सदस्य, ये संसद के प्रति जिम्मेदार था, मतलब समझो एक मंत्री बना दिए जो भारत में राज करे। गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय कर दिया, तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय कर दिए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग हो जाएगा, भारत का पहला वायसराय कैनिंग हो जाएगा। और ये जो वायसराय है, भारत की जो नैतिक और आर्थिक प्रगति को हर साल। अब 1861 का एक्ट आता है, जिसमें वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसकी संख्या 4 से 5 कर। देखो अपन देखे थे कि वायसराय की परिषद थी, पहले सबसे पहले तो 4 सदस्य थे, फिर बिट्स में 3 कर दिए, फिर उसको 33 के अधिनियम में 4 कर दिए, अब इसको 5 कर देंगे, अभी वाले में, 61 वाले में 5 कर। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ तो आप 6 बता दिए थे। ये 6 ना मिला के, 4 तो सदस्य हैं, एक गवर्नर जनरल खुद है तो वो 5 हो गए, और एक जो वो था, क्या बोलते हैं, युद्ध वाला इनका था, आगे 6 थे। तो मतलब परिषद में 4 ही सदस्य थे, गवर्नर जनरल था, और एक इनका सेक्रेटरी का। अब ये 4 को बढ़ा के 5 कर, इसके अलावा विभागीय प्रणाली चालू कर दिए, पोर्टफोलियो। सट में इनको लगा कि यार केंद्रीकरण करने से देखो क्रांति हो गई, तो फिर से बंबई और मद्रास की जो शक्ति थी, कानून बन 37 में छीन ली गई, वो वापस दे दी। इसके अलावा अध्यादेश जो अनुच्छेद 123 अभी है हमारा, उसकी शक्ति।
वायसराय की जो विधान परिषद थी, टोटल मतलब न्यूनतम 6 सदस्य थे और मैक्सिमम 12 कर दी। पहले जैसे 6 ही थे, तो न्यूनतम 6, मैक्सिमम 12। आधे गैर सरकारी रखे जाएंगे बोला गया। गैर सरकारी में पहले एक बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव, इनको कैनिंग बनाता है कि तुम स्थायी परिषद। फिर 92 का भारत परिषद अधिनियम 92 आता है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद में अब विधायिका की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू में 6 था, 6 से 12 कर दिए, अब 10 से 16 कर दिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर दी है कि भाई अप्रत्यक्ष तरीके निर्वाचन होगा, चुनाव नहीं था लेकिन भी कर से। इसके अलावा सवाल पूछने की शक्ति कई सदस्य थे, लेकिन पूरक सवाल नहीं था। सवाल मतलब जैसे एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ, मैं पूछा मंत्री से कि इतना खर्च यहाँ क्यों हुआ, वो बोले कि ये इसलिए हुआ। अब मैं दोबारा सवाल नहीं पूछ पाऊंगा उनके जवाब से, तो बोलते हैं पूरक सवाल। यहाँ केवल आप सवाल पूछ सकते, जट पे विचार प्रकट कर सकते। पूरक सवाल अब अगला जो एक आएगा 1909 का, उसमें अधिकार। 1909 का अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे, इसलिए मार्ले मिंटो। इसमें क्या किए, दो विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, सदस्य दो होते हैं, एक होते हैं सरकारी, विधायिका में एक होते हैं गैर सरकारी। सरकारी मतलब होता है जो सरकारी आदमी, सरकारी नौकर है, सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी मतलब जो सरकार का नहीं है। तो जनरली है ना, सरकार का ही बहुमत रखते हैं, जिससे जो गैर सरकारी लोग हैं वो अपना कुछ कर ना पाए। सरकार तो सरकार का ही पक्ष लेगी। कोई सरकारी कर्मचारी है वो अगर इसमें, सरकार के हिसाब से ही चलेगा। तो केंद्रीय में तो सरकार का ही बहुमत था, लेकिन प्रांतीय में गैर सरकारी बहुमत। जनरली ये जो भी काम करेंगे पहले प्रांत में करेंगे, तो प्रांत में गैर सरकारी बहुमत। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो व्यक्ति थे, वायसराय की कार्यकारिणी के पहले भारतीय, एक विधि सदस्य रहते थे उसमें। तो अभी तक सब अंग्रेज थे, पहले आदमी एसपी सिन्हा। इसी में पूरक सवाल का अधिकार दिया गया, और इसी में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। जनरली हम मुस्लिम ही पढ़ते हैं, लेकिन साथ में जमीनों को भी मिला, चेंबर ऑफ कॉमर्स को मिला, रेसिडेंसी कारपोरेशन। पृथक निर्वाचन मतलब होता है कि जैसे मान लो ये क्षेत्र है, जैसे मान लो आपका ही क्षेत्र है, अभी कोई चुनाव लड़ता है, कोई मुस्लिम ही चुनाव लड़ा, तो वोट तो हर कोई देगा जो उस विधानसभा का है या लोकसभा का है। पृथक निर्वाचन मतलब अगर मुस्लिम लड़ा तो वोट केवल मुस्लिम देंगे। का नुकसान ये होता है कि अगर सब वोट देंगे तो मुस्लिम फिर हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलेगा ना, या हिंदू को केवल हिंदू बोलेंगे तो मतलब समझ रहे, जैसे कोई कैंडिडेट है जो मुस्लिम है और उसको पता है कि केवल मेरे को मुस्लिम वोट देंगे, हिंदू नहीं देंगे, तो फिर वो मुस्लिमों के लिए बोलेगा, हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा। लेकिन उसको पता है कि वोट सब देंगे, तब क्यों बोले। तक निर्वाचन से ये दिक्कत हुई कि मेरे को तो मेरी जाति के लोग ही वोट देंगे, मेरे समाज के लोग ही वोट देंगे, दूसरे दूंगा फिर मैं। अगला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहली चीज जो केंद्र में पहला होता है वो है केंद्र सदनी विधि। जनरली क्या है, अंग्रेज पहले हर चीज राज्य में लाते थे, फिर केंद्र में लाते। तो विधायिका है वो पहले केंद्र में, द्विसदनी मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा, पहले एक ही था। इसको ये पहली बार केंद्र में लाए कि एक दो सदन होंगे। अब यही चीज 1935 में राज्य में आ जाएगा, दो सदन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाए, यही चीज 1935 में केंद्र में आ जाएगा, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध मतलब होता है कि दो विषय होंगे, एक होगा आरक्षित, एक होगा हस्तांतरित। आरक्षित मतलब होता है जो ऐसे विषय जो केवल मतलब समझ लो जो आरक्षित रहेंगे सरकार के पास, गवर्नर है वो देखेगा, जैसे रक्षा, विदेश, इनमें मेन अंग्रेज ही देखे सरकार वाली। हस्तांतरित जैसे शिक्षा, लाइब्रेरी, स्वास्थ्य, ये सलाह से काम करेंगे, सरकार बनेगी या जो बनेगी उन, ये मेन अंग्रेजों के हाथ थे, जो मेन मेन विषय थे अपने हाथ में रखते थे। शिक्षा इच्छा में तुम सलाह दो यार, ठीक बोल। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिए, राज्य का अलग बजट, केंद्र का अलग बजट। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन था,
उसको और बढ़ाया गया। पहले केवल मुस्लिमों को दिया गया था, अब सही बोले हमको भी चाहिए, एंग्लो इंडियन भी बोले, को भी दिया गया। और पहली बार महिलाओं को मताधिकार, जो अंतिम एक्ट है, इसी से भारत का संविधान भी बना। 90% भारत का संविधान यही है। भारत शासन अधिनियम 1935। पहली चीज जो इसकी पूरी नहीं हो पाई, अखिल भारतीय संघ नींव डली। मतलब ये कहा गया कि यार पहले आपको पता है कि छत्तीसगढ़ ही है, तो पूरा छत्तीसगढ़ कई लोग को लगता है कि अंग्रेजों के कब्जे में था, ऐसा कुछ नहीं। बस्तर अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, पर सरगुजा प्रांत अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, इस रियासतों के पास था। आपका हैदराबाद, हैदराबाद अलग था, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। आधे इलाके रियासत थे, आधे ब्रिटिश प्रांत थे। तो एक कारण ये भी है, कई लोग बोलते हैं ना कि मध्य छत्तीसगढ़ ज्यादा विकसित है, कि बस्तर मान लो अंग्रेजों के कब्जे में रहता ना, तो हो सकता है बस्तर भी आगे बढ़ जाता। पेड़ वेड़ काट देते वो अंग्रेज उसी जमाने में, सरगुजा खत्म कर देते। जो अंग्रेजों के कब्जे में था, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये सब अंग्रेजों के कब्जे में थे, ये जनरली बड़े शहर बने। तो ये सब मतलब मेंस में कभी आया तो लिख सकते हो। तो ये दोनों को जोड़ के अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ये कहा गया, ये नहीं बन पाए। तो राज्यों में स्वैच शासन था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय वाला, वो अब केंद्र में आ गया। और राज्यों में स्वायत्तता आ गई। स्वायत्तता मतलब जब जो राज्य की सरकार बनेगी, राज्य का मंत्रिमंडल बनेगा, वो खुद से निर्णय। 37 में संघीय न्यायालय आया। संघीय न्यायालय मतलब पालिका आई। म्यांमार को भारत से अलग किया गया इसी एक्ट से, पहले म्यांमार भारत का ही हिस्सा था। आरबीआई की स्थापना की गई और पृथक निर्वाचन दलितों को, मजदूरों और महिलाओं को दी। तब महिलाओं को भी पृथक निर्वाचन मिला। मताधिकार का विस्तार करके 10% कर दिया। तो ये बड़ी उपलब्धि थी, केवल 10% लोग वोट दे सकते थे 1935 के। इसके अलावा जो प्रांत हैं उनमें भी द्विसदनी विधायिका आई। 11 प्रांत थे उसमें, 6 में स्टेट प्रोविंस, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास। हर चीज के पीछे इतिहास है। कई लोग बोलते हैं कि यार छत्तीसगढ़ में क्यों द्विसदनी नहीं है, एमपी में क्यों नहीं है, इस समय यहाँ नहीं आई। यूपी में क्यों है, क्यों यूपी में आ गई थी। बिहार में क्यों है, क्योंकि बिहार में थी। साउथ में क्यों, मद्रास में थी। तमिलनाडु का असर हो जाता है, ये कारण होता है द्विसदनी। ये सब राज्य है, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई। ये हमारा एक वीडियो है भारत के संविधान के विकास, अभी तक देख रहे हैं। कैसा लगा बिल्कुल बताना, कमेंट अच्छे लगते हैं आप लोग के। वीडियो आते रहेंगे आगे हम लोग का टॉपिक। आप सभी अभी तक